एरिस्टोटल की मेटाफिज़िक्स की किताब बुक लामडा के अंदर चैप्टर 1 के अंदर एरिस्टोटल स्टार्ट करता है और कहता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब्सटेंस के बारे में और सब्सटेंस की प्रिंसिपल्स और कॉजेज़ के बारे में है। और वो कहता है कि सब्सटेंस ना तो क्वालिटी है जैसे कलर या फीलिंग, ना ही वो क्वांटिटी है जैसे एक नंबर हो गया। वो कहता है कि 3 टाइप्स हैं सब्सटेंसेस की। पहला द सेंसिबल इटर्नल, दूसरा द सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल और तीसरा अनमूव्ड। जो सेंसिबल इटर्नल सब्सटेंसेस है ना, वो एरिस्टोटल कहता है कि वो हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे सितारे और प्लैनेट्स, जो सेंस तो हम कर सकते हैं लेकिन दे वर नेवर जनरेटेड और वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आज से 2400 साल पहले जब एरिस्टोटल ने किताब लिखी थी तो ये माना नहीं जाता था कि जो ये सितारे हैं ना ये कभी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। यही कॉमन बिलीफ था उस ज़माने में कि सितारे जो है ना, ये सूरज जो है, ये हर चीज़ जो हेवनली बॉडीज जिनको ये कहते थे वो सारी इटर्नल हैं। तो अब ऑब्वियसली वी नो कि एवरी प्लैनेट, एवरी स्टार हैज़ अ लाइफ एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे जो सेंसिबल इटर्नल में इसने कहा है कि हेवनली बॉडीज़ आ जाती हैं, तो वो अब प्रूव होता है कि इसने जो कैटेगराइज किया था इट माइट हैव बीन रॉन्ग और इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ वो कहता है सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंसेस। वो कहता है कि लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए जो कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, दे आर सेंसिबल डिस्ट्रक्टिबल्स। तो क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो मतलब ये चेंज कर रहे हैं, राइट, दे आर अंडर गोइंग चेंज बाय बीइंग डिस्ट्रॉयड और बाय बीइंग क्रिएटेड एट सम पॉइंट। तो एरिस्टोटल चैप्टर 2 के अंदर 4 काइंड्स ऑफ चेंज की बात करता है। पहली जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, दूसरा क्वांटिटेटिव चेंज, तीसरा क्वालिटेटिव चेंज और चौथा लोकेशन चेंज, लोकोमोशन आप कह लो बेसिकली। तो चेंज टेक प्लेस करता है पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी तक, पोटेंशियल टू एक्चुअलाइजेशन, इन 4 तरीक़ों के थ्रू। एरिस्टोटल कहता है कि जब भी कोई एक चीज़ अंडरगो करती है ना चेंज, या वो चेंज होती है, तो पहली चीज़ मैटर होती है उस चीज़ के अंदर जो चेंज को अंडरगो करता है। दूसरी चीज़ कोई मूवर होता है, कोई कॉज होता है जो उस चेंज को क्या कहते हैं इनिशियलाइज़ करता है, उस चेंज को कॉज करता है। और तीसरा कोई फॉर्म होती है जिसके अंदर वो तब्दील होते हैं, सम फॉर्म इनटू विच इट चेंजेस। जैसे एक बच्चे की बात कर लें, एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो बॉडी का मैटर होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, और जो बच्चा होता है इट वॉज कॉज्ड एफिशिएंटली बाय द पेरेंट्स, जो कॉज थे उसका, और वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप करता है जिसके लिए उसके पास हमेशा पोटेंशियल था। अब हमने लास्ट चैप्टर्स में बात की थी पोटेंशियलिटी की, कि एक चीज़ के अंदर एक पोटेंशियलिटी होगी ना कि कुछ बनने की, कुछ लाइक अ कैटरपिलर ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियलिटी टू बिकम अ बटरफ्लाई, लेकिन इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन कि द कैटरपिलर विल ऑलवेज बिकम अ बटरफ्लाई, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है। और अगर हम ये वाली एग्जांपल की बात करें एक चाइल्ड की, तो अगर हम एक चाइल्ड को एक्सप्लेन करते हैं ओनली थ्रू द कॉज, जो एफिशिएंट कॉज है, राइट देयर पेरेंट्स जो हैं हु जिन्होंने पैदा किया उस बच्चे को, तो हम कॉजल चेन को एंड तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कि अच्छा ये बच्चा है, इट वॉज एफिशिएंटली कॉज्ड बाय देयर पेरेंट्स, और ये जो पेरेंट्स हैं दे इन टर्न वर कॉज्ड बाय देयर पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, और ये चलते रहेगी चेन। प्री हिस्टोरिक एराज में आप चले जाओगे और आप उस कॉज तक नहीं पहुंच सकोगे जो कि उसका असल कॉज था। तो एरिस्टोटल यहाँ पे कहता है कि देयर मस्ट हैव बीन सम प्राइम मूवर, एक अनकॉज्ड कॉज जिसने ये सारी चेंजेस को कॉज किया। ये बच्चे वाली एग्जांपल तो एक मिसाल है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने इर्द देखते हो, आप जिस फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हो, या जिस सोफ़े पे बैठे हुए हो, या जो किताब आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, यू कैन आइडेंटिफाई कि दे हैड अ कॉज, दे हैड समवन दैट कॉज्ड इट, राइट। अगर आप टेबल आपके सामने है तो द टेबल वॉज मेड बाय समवन। जो लैपटॉप आपके सामने है वो किसी ने बनाया, इट हैड अ कॉज। बेशक आपको ये नहीं पता किसने बनाया है, लेकिन आपको देख के पता लग रहा है कि इस चीज़ को किसी ने बनाया है। आपके इर्द गिर्द एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो खुद ही से वजूद में आ जाए, जिसका कोई कॉज ही ना हो। यू कैन नॉट इवन फाइंड वन थिंग जो खुद ही से वजूद में आ जाए। तो अगर हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ का एक कॉज है, हर चीज़ को किसी ने बनाया है, हर चीज़ का कोई क्रिएटर है, तो हाउ कैन वी humans, the most complex creatures, can have no creator, right? तो यही बात एरिस्टोटल करता है, लेकिन कुछ डिफरेंट अल्फाज में। एरिस्टोटल कहता है कि मूवमेंट और टाइम जो कि इन्फिनिट माने जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट देमसेल्व्स गॉड, दे आर नॉट देमसेल्व्स द फर्स्ट मूवर, दे आर नॉट देमसेल्व्स द प्राइम मूवर और द कॉज ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि टाइम भी जो है, इवन तो हम उसको मानते हैं कि वो इन्फिनिट है, लेकिन वो हमारी
ये जो है ना दुनिया इस अर्थ से कन्फाइंड है, राइट, क्योंकि हमारा जो एक्सिस होता है, हमारा जिस तरह हमारा रोटेशन होता है वो हमें अराउंड द सन, अराउंड आवर ओन एक्सिस, अराउंड आवर ओन अर्थ एक्सिस, तो हमें सेंस ऑफ डे एंड नाइट देता है और हमें एक साल का सेंस देता है और उससे हम एक सेंस ऑफ टाइम निकालते हैं। तो टाइम इज़ डिफरेंट एवरीवेयर। तो टाइम कैन नॉट बी गॉड बिकॉज टाइम इज़ इट सेल्फ कॉज्ड बाई समथिंग एल्स। तो जो फर्स्ट मूवर है ना, एरिस्टोटल कहता है वो एक अनकॉज्ड कॉज होना चाहिए, क्योंकि अगर तो उस फर्स्ट मूवर के पीछे एक कॉज है तो उस कॉज के पीछे भी एक कॉज होगा और फिर वो एक इन्फिनिट रिग्रेस चलता रहेगा, वो इन्फिनिटली चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट मूवर है ना, जिसने हर चीज़ को कॉज किया, वो खुद अनकॉज्ड होना चाहिए। इट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय समथिंग एल्स, इट शुड बी एन अनकॉज्ड कॉज। अब इस अनकॉज्ड कॉज की कुछ एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन करते हुए एरिस्टोटल कहता है कि ये जो अनकॉज्ड कॉज है ना, इन्फिनिट मूवमेंट और इन्फिनिट टाइम का, तो ये पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करना होगा। ज़रूरी है उसके लिए एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करना, अगर तो वो अनकॉज्ड कॉज है हर चीज़ का। क्योंकि अगर तो पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करता होता, तो पोटेंशियलिटी एज वी सॉ इन द बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर एग्जाम्पल, तो पोटेंशियलिटी हमेशा अपने आप को एक्चुअलाइज नहीं करती है। तो अगर तो पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट करता होता वो प्राइम मूवर, जिसको यहाँ पर एरिस्टोटल खुदा कह रहा है, तो इट माइट हैव मेंट कि पोटेंशियलिटी से वो एक्चुअलिटी में जा रहा है या फिर अभी नहीं गया। मतलब है कि इट इज़ स्टिल अंडर गोइंग चेंज, और चेंज का मतलब है कि इट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग एल्स टू चेंज। तो हमने अभी तक जो अभी चेंज चलाई है वो सारी टूट जाएगी अगर हम कहेंगे कि या तो ये अनकॉज्ड कॉज पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ये अनकॉज्ड कॉज खुद मूव कर रहा है, खुद चेंज कर रहा है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ से पता लगाई हैं कि जो अनकॉज्ड कॉज है ये पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए। इट शुड बी एक्चुअलाइज्ड, इट शुड बी एक्चुअल। और दूसरा कि इट कैन नॉट इट सेल्फ बी सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज। अगर ये होता सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज तो उसका मतलब होता कि इट वुड अगेन बी कॉज्ड बाय समथिंग एल्स एंड सो ऑन इन्फिनिटली। और क्योंकि हमने अभी हमने ये अभी इन्फर किया है कि जो अनकॉज्ड कॉज है ये सब्जेक्ट नहीं है टू मूवमेंट एंड चेंज, तो ये अनकॉज्ड कॉज मैटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर इज़ सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज। तो यहाँ से तीन चीज़ें हम अभी दोबारा कर लेते हैं। पहली चीज़ कि ये अनकॉज्ड कॉज पोटेंशियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअलिटी में करता है। दूसरी चीज़ इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू मूवमेंट एंड चेंज। और तीसरी चीज़ कि ये एक इममटेरियल सब्सटेंस है। अब एरिस्टोटल यहाँ पे कुछ बातें करते हैं चैप्टर 7 के अंदर जिनसे यू माइट नॉट वांट टू एग्री विद, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ समराइज़ कर रहा हूँ एरिस्टोटल की किताब को, तो आई विल जस्ट से थिंग्स एज ही सेड इट। आई डू नॉट नीड टू नेसेसरीली एग्री विद व्हाट ही सेज। एरिस्टोटल कहता है कि अगर ये अनकॉज्ड कॉज जो है, अगर ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करता है और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है टू मूवमेंट एंड चेंज, और अगर ये इममटेरियल सब्सटेंस है, तो ये बाकी चीज़ों को मूव कैसे करता है, बाकी चीज़ों को चेंज कैसे करता है, जबकि ये खुद चेंज नहीं हो रहा और जबकि ये खुद मूव नहीं हो रहा। तो वो एग्जांपल देता है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में एक ठंडी बोतल पड़ी है पानी की, राइट, तो वो खुद मूव नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ थाट, तो एक प्यासा बंदा जो है वो उसके पास जाएगा। दैट बॉटल ऑफ वाटर कॉजेज़ दैट मैन टू मूव टूवर्ड्स इट, और वो उसको उठाएगा और वो उसको पिएगा, जबकि वो बॉटल खुद मूव नहीं हुई। इट कॉज्ड द पर्सन टू कम टूवर्ड्स इट एंड पिक इट अप बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एंड थाट। तो एरिस्टोटल कहता है कि द अनकॉज्ड कॉज कॉजेज चेंज बाय बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एंड थाट। चैप्टर 8 में फिर वो कहता है कि क्या इस तरह का एक खुदा होगा, क्योंकि वो अभी लास्ट चैप्टर में ही ये कहता है कि जो अनकॉज्ड कॉज है ये खुदा है, उसको वो नाम देता है गॉड का, कि जो हमने सारी बात की अनकॉज्ड कॉज की, इट इज़ गॉड। चैप्टर 8 में वो कहता है कि इस तरह का क्या एक खुदा होगा या फिर काफ़ी होंगे। अब वो एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा सा बीच में लाते हैं और वो कहता है कि जो स्टार्स हैं ना वो एक वन यूनिफाइड रोटेशन के अंदर मूव करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स और कॉमेट्स के अपने डिफरेंट यूनिक रोटेशन पैटर्न्स हैं इन रिलेशन टू अर्थ। तो अगर एक प्राइम मूवर कॉज करता है स्टार्स की रोटेशन, तो क्या कोई और खुदा या कई और खुदा कॉज करते हैं डिफरेंट रोटेशंस बाकी प्लैनेट्स, बाकी कॉमेट्स, बाकी स्टार्स की? तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि देयर इज़ प्रॉबेबली ओनली वन गॉड, क्योंकि जो प्राइम मूवर है वो इममटेरियल है और वो इनडिविजिबल है, तो वो प्लूरैलिटी में नहीं जा सकता। तो
because it is immaterial and indivisible, there needs to be only one God.